हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो 2023 में 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार, यानी कि इस बार जो सिलेबस होगा यह 10th पर आधारित होगा और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज रहने वाला आपके लिए और यह सीरीज कंटिन्यू आपकी एग्जाम तक चलता रहेगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है फ्रेंड्स, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर देंगे किसी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोकलेखा समिति के संबंध में गलत है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है बिहार विधानसभा की लोकलेखा समिति के संबंध में गलत है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, राज्य सरकार पर वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी हेतु विधानसभा की लोकलेखा समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष जो होता है यह विरोधी दल का सदस्य होता है और कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस समिति का कार्यकाल जो होता है यह 1 वर्ष का होता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, राज्य सरकार पर वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी हेतु विधानसभा की लोकलेखा समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष विरोधी दल का सदस्य होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। देखिए, लोकलेखा समिति राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, सही है। इसमें सभापति सहित सदस्यों की संख्या 17 से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ बिहार के संबंध में पूछा गया है तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया इसका कार्यकाल जो होता है ये 1 वर्ष का होता है। बिहार लोकलेखा समिति के सभापति तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, न कि 5 वर्ष का। ठीक है। कहीं कहीं जो है इसमें सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन बिहार विधानसभा में कहा गया है कि 17 से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है यह किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खान के द्वारा जो है दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो खिज्र खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिहार पुलिस का पैटर्न है। वीडियो को पूरा देखिए और अपना अपना स्कोर जो है लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, प्रिपरेशन आपको आज से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देके क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है पिछले 1 वर्षों से लगे हुए हैं लगातार। तो आप भी आज से शुरुआत करिए और डेली कम से कम 5-6 घंटा पढ़िए। और आपको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक के बुक को एक बार आप जरूर पढ़ लें और सेट को रोज़ लगाइए। यहाँ मैं आपके लिए डेली एक सेट लेकर के आता हूँ, उस सेट को लगाइए। अपना प्रिपरेशन का आकलन करिए कि कितनी तैयारी आपकी है, कितनी बाकी है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। चलिए, तो राइट आंसर इसका खिज्र खान हो जाएगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण, सीरी के किला का निर्माण, इन सब का करवाया था। ठीक है। इल्तुतमिश, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले जानिए। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा प्रश्न है। देखिए, किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को निर्वासित किया गया था किस युद्ध के हार के बाद? तो ये युद्ध जो है यह वाटरलू का युद्ध है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। इस युद्ध के हार के बाद इसको सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बनाया गया था। अच्छा, नेपोलियन जो था फ्रेंड्स, ये कहाँ का शासक था? तो ये फ्रांस का था।
ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। इसने नेपोलियन कोड जिसको कि नेपोलियन संहिता कहा जाता है, नेपोलियन संहिता कहा जाता है, इसको यह लागू किया था कब? तो फ्रेंड्स 1804 ईस्वी में लागू किया था नेपोलियन कोड को, नेपोलियन संहिता को, जो कि नागरिक संहिता है। इसमें कानूनों का एक संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कि प्याज का रंग लाल होता है, किसके कारण प्याज का रंग लाल होता है? साइंस का प्रश्न है, बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बीटा कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग हल्का लाल होता है। किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइकोपिन जो है यह टमाटर में पाया जाता है, टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। और कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च तीखापन होता है, मिर्च में तीक्ष्णता जो पाई जाती है, तीक्ष्णता किसके कारण से? तो कैप्सेसिन के कारण। ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, यहाँ देखिए प्रतिशत में पूछा गया है कि किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय अधिकतम है। तो देखिए ये जो फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट है 2021, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो यह राज्य जो है आपको ध्यान रखना है, कौन सा राज्य है? तो मिजोरम है। यहाँ पर द्वितीय स्थान पूछा गया है, तो द्वितीय नंबर पर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है? अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछता है यहाँ प्रतिशत न लगा करके सीधे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है, तो यह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह पदार्थ जो है एक प्रोटीन है, जिसको क्या कहते हैं? तो देखिए हमारे जो बाल हैं, त्वचा है, नाखून है, ये बने होते हैं किसके? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे केराटिन के। तो केराटिन राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, जानवरों के जो सींग होते हैं, खूर होते हैं, सींग और खूर, ठीक है, ये भी किसके बने होते हैं? तो केराटिन के ही बने होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं, ये भी किसके बने होते हैं? तो केराटिन के ही बने होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कंजूसी बिल्कुल मत करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जैव विविधता शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए जैव विविधता वाल्टर रोजन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में पूछा गया है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये पटना है। कौन सा जिला है? पटना है। और यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया, तो न्यूनतम जो है ये शेखपुरा है। कौन सा? न्यूनतम है। अच्छा, बिहार का न्यूनतम अगर जन घनत्व वाला जिला पूछेगा तो न्यूनतम जन घनत्व कैमूर का है, और सबसे अधिक जन घनत्व वाला जिला शिवहर है। सबसे अधिक शिवहर जन घनत्व के मामले में, और सबसे कम जो है ये कैमूर है। गोपालगंज के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा, प्रीवियस ईयर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने इसको शामिल भी किया है। तो देखिए पूर्वी मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? हाजीपुर में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो हाजीपुर में है, ध्यान रखना आपको। स्कोर आप लोग जरूर बता के जाइएगा। देखिए भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जो है ये दोनों नाटक किसके हैं? तो ये दोनों नाटक जो हैं यह किसके हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसको निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है यह पाया कहाँ पर जाता है? तो देखिए क्राकाटोआ जो है यह इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। अच्छा, इक्वाडोर में आपको पता है कि कोटोपैक्सी पाया जाता है। कौन? कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में है। क्लियर? याद रहेगा आपको। इटली में क्या है? तो इटली में आपको याद रखना है माउंट एटना है, स्ट्राम्बोली है, विसुवियस है। ये तीन ज्वालामुखी आपको याद रखना है। कौन कौन से? माउंट एटना, स्ट्राम्बोली और विसुवियस। ये कहाँ पर है? तो इटली में है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जो है ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्लियर?
चलिए, तो आपको याद रखना है क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। आपको पता है कि 4 वेद हैं, ठीक है, कौन कौन से, चारों का नाम भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ऋग्वेद, उसके बाद देखिए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे जो पुराना वेद है यह ऋग्वेद है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए, और पूछा गया है कि इसमें किसमें जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, तो यह जो वेद है इसका नाम है यजुर्वेद। कौन सा, यजुर्वेद में है, क्लियर है। अच्छा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद में क्या है, तो तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब का उल्लेख कहाँ पर है, अथर्ववेद में। चलिए, उसके बाद देखिए पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे स्फीति, कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है, बताइए। जो लोग इसका आंसर खुद से देंगे समझिए कि उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। देखिए पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे स्फीति, कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह जो भाग है इसका नाम क्या है, पूछा गया। यह भाग है कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं। जो रिक्तिकाएं हैं यही जो है पादप कोशिका को स्फीति, कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और एक है लाइजोसोम। लाइजोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इससे भी प्रश्न बनता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। 74वां गणतंत्र दिवस जो है ये वर्ष 2023 में मनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्रम भी आपको याद रखना है। इसमें जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, ये कौन थे, तो ये कौन थे फ्रेंड्स, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, ये 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। और 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में जो है उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भाई इनको कौन भुला सकता है। प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं और इनका संबंध अपना राज्य बिहार से है। इसीलिए प्रश्न बन सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न से सन 2001 में जो है सम्मानित किया गया था। कब, 2001 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है। सरोज स्मृति शोक गीत को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन के उपरांत यह लिखा था, ठीक है, याद रखना है आपको। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ये बार बार जो है CSBC के द्वारा पूछा जाता है, उपर्युक्त का संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद होता है ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी प्लस उक्त जो है यह उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद है। उसके बाद देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है यह किसने किया था। अच्छा देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है यह माइकल फैराडे ने किया था। किसने, माइकल फैराडे ने। अच्छा, चुंबकीय प्रेरण यहाँ मैं लिखता हूँ, चुंबकीय प्रेरण की SI यूनिट कौन सी है, तो SI यूनिट इसकी टेस्ला है। क्या है, टेस्ला है। अगर इसका CGS यूनिट पूछेगा तो CGS यूनिट कौन सा है, तो CGS यूनिट जो है इसका गाउस है, ठीक है, गाउस है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि गुणसूत्र जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए गुणसूत्र जो है फ्रेंड्स यह कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए केंद्रक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का संवहन तथा लिंग का निर्धारण करता है। गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का संवहन और लिंग निर्धारण करता है। W वाल्डेयर यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, W वाल्डेयर, इन्होंने ही सर्वप्रथम 1888 में गुणसूत्र शब्द को गढ़ा था। क्लियर है, याद रखेंगे। W वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र शब्द को सर्वप्रथम गढ़ा था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है
और यह फ्रिक्वेंटली पूछा भी गया है। तो देखिए ये जो राज्य हैं छठी अनुसूची में जिनके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, ये राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यह जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितनी अनुसूची हैं? तो याद रखना है टोटल 12 अनुसूची हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है यह 8वीं अनुसूची में है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो यह जो अभिक्रियाशील मूलक है यह अल्डिहाइड है। कौन सा है? अल्डिहाइड है। अच्छा यहाँ पर देखिए CO जो है यह कौन सा अभिक्रियाशील मूलक है? तो फ्रेंड्स यह जो है कीटोन है। कौन है? कीटोन है। तो इसको भी आप ध्यान रखना आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलम इस्पात संयंत्र, ठीक है, सेलम इस्पात संयंत्र जो है यह किस राज्य में है? सेलम इस्पात संयंत्र जो है यह कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में है। अच्छा कुछ इस्पात संयंत्र और उनसे संबंधित राज्यों का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई कहाँ पर है? तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ पर है? बोकारो स्टील प्लांट, तो फ्रेंड्स यह झारखंड में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? दुर्गापुर, तो यह पश्चिम बंगाल में है। क्लियर? उसके बाद देखिए सेलम मैंने आपको बता दिया। और एक नाम याद रखेंगे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना कहाँ पर है? तो ये जो है कर्नाटक में है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कर्नाटक में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त होगा? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आपको देना है इसका आंसर। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे हर वीडियो में पूछता हूं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, घरों में जो है 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता तो 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन की संयोजकता क्या है? अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका विन्यास 2 और 4 होगा, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर है? याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की SI यूनिट जो है फ्रेंड्स यह क्या है बताइए। तो देखिए इसका जो SI यूनिट है विद्युत धारा का ये आपका हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर। अच्छा परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एममीटर का उपयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ओम जो है यह रेजिस्टेंस का हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है यह पाया जाता है इमली में, इमली में, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कच्चा आम जो होता है, कच्चा मैंगो, कच्चा आम, इसमें भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इमली दिया गया है, तो इमली में करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक पूछा गया है, तो 1915 में, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच वैल्यू जो होता है तो आपको याद रखना है नमक का, एक तो यहाँ नमक हो गया, उसके बाद शुद्ध पानी का, ठीक है, और कोई भी उदासीन अगर विलयन पूछा जाए कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो देखिए नमक का, पानी का और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्लियर? याद रहेगा आपको। चलिए आपको पता होगा कि क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और अम्ल का 7 से कम होता है, और 7 जिसका होता है ये उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने वाला यंत्र है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है जनरेटर। क्या कहा जाता है उसको? जनित्र कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाने एवं संकेत करने के लिए उपयोग किया जाता है। परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। और मोटर जो है, विद्युत मोटर फ्रेंड्स, यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और यांत्रिक को विद्युत में जनरेटर जो विद्युत उत्पन्न करता है वह परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, यह जो समझौता है इसका नाम है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। यह एक शांति समझौता था और यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य हुआ था। कहाँ पर? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। अच्छा, यहाँ पर देखिए शिमला समझौता। शिमला समझौता जो है यह हुआ था 1972 में, इस पर साइन किया गया था। किसने किया था? तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। कब हुआ था? तो 1972 में। अच्छा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधी नदी समझौता 1960 में हुआ था। ठीक है, 60 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया था। सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया हमारा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, याद रखेंगे। और लेखा जो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पूछा गया, हाइड्रोजन का कितना है? 4 है। और यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। तो इन्हीं की जो परमाणु संख्या है उनका अनुपात पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु संख्या, और कार्बन का कितना होता है? 4 होता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, तो कार्बन का 4 नहीं होता है, कार्बन का 6 होता है। मैंने अभी आपको बताया भी था कार्बन की संयोजकता, तो यहाँ पर 6 कर लीजिए। तो अब ये 4:6 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 होगा। तो अनुपात जो होगा ये 2:3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2:3 नहीं दिया गया, 2:3 इसका आंसर होना चाहिए। ऐसे पूछता कि मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन की परमाणु का अनुपात कितना है, तब ये आपका हो जाता है 4 यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 और कार्बन 1, तो ये 4:1 होता है। परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा गया, तो संख्याओं का अनुपात अब मैंने आपको बता दिया, 4 और 6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2:, इसका 3 आंसर होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीबी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया। तो इसका पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारत में जीएसटी कितने अंक का होता है? अच्छा, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था, ये आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था? तो ये फ्रांस में किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जीएसटी कितने अंक का होता है? तो जीएसटी 15 अंक का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है। भक्तमाल की जो रचना है यह क्या है? नाभादास। किसने? नाभादास। नाभादास राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 सिस्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए 7 सिस्टर में अगर बात करें तो कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसमें से सिक्किम नहीं होगा। ठीक है, 7 सिस्टर में। चलिए इसमें से कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है, तो इसमें से देखेंगे उसने कहा था बुद्धू का कांटा, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड विलियर्ड्स, ये सभी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। प्रेम पथिक नहीं है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक जो है फ्रेंड्स यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? तो यह परत जो है यह आयन मंडल है। आयन मंडल का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे, यहाँ व्यवहार नहीं, यहाँ पर बना लीजिए बाल विवाह। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए बाल विवाह। क्लियर। अब देखिए भारत दुर्दशा, अभी मैंने आपको बताया था भारत दुर्दशा। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। नहुस जो है यह नाटक इसका है, तो यह गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। बाल विवाह जो है ये पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाटक है, तो बाल विवाह यहाँ पर होगा। ये मैंने बोलकर टाइप किया तो यहाँ व्यवहार आ गया है, बाल विवाह बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है, उड़ीसा में, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। संसदीय सीट पूछा गया यानी कि लोकसभा सीट की संख्या, तो ये 40 है। वहीं अगर राज्यसभा पूछता तो राज्यसभा का 16 है, विधानसभा का 243 है, विधान परिषद का 75 है। यह आंकड़ा आपको याद रखना होगा। चलिए यही आंकड़ा बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा कर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से अपनाई गई है। अब यहाँ पर देखिए समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ये जो है लिया कहाँ से गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। अगर पूछता कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो अब भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय है, और जो 25वां उच्च न्यायालय है ये आपको याद होगा कि यह अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो ये 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग कम ही प्रश्न आज कवर करेंगे, लेकिन कल से रेगुलर हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए मगध के किस प्रारंभिक शासक को गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था। तो पुत्र ने हत्या कर दिया था किस शासक का, तो ये फ्रेंड्स यह बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पुत्र बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। तो ये बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इन 45 प्रश्नों में अपना स्कोर आप लोग बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।